Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pharmacy with Priya. So this is the part 4 of Neozoom's lecture. Before this we have covered 3 parts. Okay, आप वो सब watch कर सकते हैं. And इस part में हम evaluation या फिर characterization पढ़ेंगे Neozoom's की. So what we will cover? We will cover the characterization and evaluation of Neozoom's. So let's get started. कैरेक्टराइजेशन में मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फिजिकल कैरेक्टराइजेशन, केमिकल कैरेक्टराइजेशन एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन. तो एक एक करके देखते हैं कि इन हेडिंग्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल कैरेक्टराइजेशन. अगर मेरे को अपने नियोजोम को फिजिकली कैरेक्टराइज करना है तो मैं क्या देखती हूँ? आई विल सी द वेसिकल्स शेप एंड सरफेस मॉर्फोलॉजी. कि वेसिकल की क्या शेप है, उसकी सरफेस की क्या मॉर्फोलॉजी है. मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आउटर अपीयरेंस उसका कैसा है. तो अगर मुझे उसकी शेप और आउटर अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी देखनी है तो मैं कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगी? टेम मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेम भी कहते हैं, या फिर फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. तो इन दोनों को यूज करके व्हाट आई कैन इवेलुएट या व्हाट आई कैन कैरेक्टराइज एज I can see the vesicle shape and surface morphology of the neosome. Secondly, when we talk about the mean vesicle size and size distribution, उसके लिए हम क्या करेंगे? DLS होता है, दैट इज डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, जीटा साइजर, फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर लाइट स्कैटरिंग, जेल परमिएशन एंड जेल एक्सक्लूजन मेथड्स. तो अगर मेरे को अपनी वेसिकल का ये देखना है कि मीन साइज क्या बना है मेरी वेसिकल्स का, या उनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं या तो DLS करा सकती हूँ, डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, जीटा साइजर करा सकती हूँ, फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख सकती हूँ. तो ये सारे मेथड्स उसी के हैं. उसके बाद फिजिकल कैरेक्टराइजेशन में आता है सरफेस चार्ज, कि जो भी वेसिकल है उसका सरफेस का चार्ज क्या है. तो ये चीज अगर मुझे इवेलुएट करनी है या देखनी है तो मैं इसमें क्या करूंगी? आई विल डू फ्री फ्लो इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने अभी आगे भी हैं फिजिकल कैरेक्टराइजेशन, इन 3 पॉइंट्स को एक और बार बता देती हूँ. फॉर वेसिकल शेप एंड सरफेस मॉर्फोलॉजी you can perform TEM or freeze fracture electron microscopy. For determining the mean vesicle size and size distribution, you can perform DLS, that is dynamic light scattering, zeta sizer, photon correlation spectroscopy, laser light scattering, gel permeation and gel exclusion. Whereas for your surface charge, you can perform free flow electrophoresis. आफ्टर दिस जो और आपके फिजिकल कैरेक्टराइजेशन में पॉइंट्स आते हैं वो है फेज बिहेवियर. जो आपने फेजेस ऐड किए थे उनका बिहेवियर कैसा है, ये मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? डिफरेंशियल स्कैनिंग कोलेरोमेट्री से, मतलब DSC, या फिर फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से. यहाँ पे भी था और यहाँ भी है. तो फेज बिहेवियर में DSC कर सकती हूँ या फिर फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर सकती हूँ. फॉर इलेक्ट्रिकल सर्फेस पोटेंशियल एंड सर्फेस पीएच, कि मेरे सर्फेस का पीएच कैसा है, उसका पोटेंशियल क्या है, तो आई विल परफॉर्म जीटा पोटेंशियल मेजरमेंट्स एंड पीएच सेंसिटिव प्रोब्स. एंड उसके बाद आता है एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी. एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी क्या होता है? जो आपने नियोजोम बनाया उसके अंदर हमने ड्रग इंट्रैप कराया था, इससे पहले लेक्चर्स में हमने वो सब समझी हैं चीज़ें. तो उसकी एफिशिएंसी मतलब वो कितना एंट्रैप हुआ है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है. मेथड अभी मैंने आगे रखा हुआ है, आपको मेथड समझाऊंगी, पर यहाँ पे एक मैंने जिस्ट में डाल दिया है कि उसका फॉर्मूला क्या है. अमाउंट इंट्रैप्ड, जितना अमाउंट मेरे ड्रग का इंट्रैप हुआ है अपॉन टोटल अमाउंट मैंने कितना ऐड किया था इनटू 100. तो एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला हो गया. इसके बाद आते हैं केमिकल कैरेक्टराइजेशन पे. अभी तो हमने फिजिकली उसको कैरेक्टराइज किया, बाहर की चीजें और सरफेस चार्ज और ये सरफेस की चीजों को कैरेक्टराइज कर लिया. अब केमिकली देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन अगर मुझे देखनी है, नापनी है, मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगी? आई कैन डू कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज इससे, और आई कैन आइदर परफॉर्म इट्स HPLC. ठीक है. ऐसे ही अगर कोलेस्ट्रॉल की ऑटो ऑक्सीडेशन देखनी है तो आई कैन डू HPLC एंड TLC. Similarly, osmolarity के लिए I can make the use of osmometer. तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये हैं केमिकल कैरेक्टराइजेशन के, कि कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन देखनी है, उसका ऑटो ऑक्सीडेशन देखना है या उसका ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है.
अब आते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन पे। बायोलॉजिकल में अगर हम बात करते हैं तो स्टेरिलिटी हमें देखनी होती है, तो उसकी स्टेरिलिटी देखने के लिए हम एरोबिक या अनएरोबिक कल्चर्स में उसको देख सकते हैं। पायरोजेनिसिटी, ये तो आपने बी फार्म में भी पढ़ा होगा, लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, जिसको आप लाल टेस्ट भी बोलते हैं, तो लाल टेस्ट के थ्रू आप पायरोजेनिसिटी उसकी देख सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो, इवैल्यूएट या कैरेक्टराइज कर सकते हो। एनिमल टॉक्सिसिटी, मॉनिटरिंग सर्वाइवल रेट्स, हिस्टोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एनिमल स्टडीज में हम क्या करते हैं, माउस और इन सब के थ्रू होती है, रैट्स एंड माउस के थ्रू, तो आप उसमें उनका सर्वाइवल रेट देख सकते हो, उनकी हिस्टोलॉजी पैथोलॉजी परफॉर्म कर सकते हो, ऑर्गन्स की हिस्टो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उससे आप क्या है कि आपको पता चल जाएगा, बायोलॉजिकल उसकी कैरेक्टराइजेशन हो जाएगी आपकी नियोजोम की कि भाई कितना कंपैटिबल है वो बॉडी पार्ट्स के साथ, या कितना वो उनको सर्वाइवल रेट दे रहा है। इसके बाद अभी ये जो हमने पढ़े थे ना, ये मैंने आपको ऐसे अलग से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल करके बता दिए। एक बार मैंने इधर भी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स डाल दिए हैं, और कुछ कुछ जो वहाँ कवर नहीं हुए या कुछ कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने यहाँ डिटेल में थोड़े से बता दिए हैं। तो एक और बार देख लेते हैं। इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी, इन विट्रो रिलीज स्टडी, इन विवो स्टडी, स्टेबिलिटी स्टडी, नंबर ऑफ लेमिले, मेम्ब्रेन रिजिडिटी एंड वेसिकुलर सरफेस चार्ट। तो सबसे पहला है आपका इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी। देखो, इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी में एक बार इसको रीड कर लेते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग नियोसोमल डिस्पर्जन, unentrapped drug is separated by dialysis and the drug remained entrapped in neosomes is determined by complete vesicle disruption using 50% N-propanol or 0.1% triton X100 and analyzing the resultant solution by appropriate assay method for the drug। आपको क्या करना है, आपने नियोसोम्स बना लिए, उससे अब उसमें दोनों चीजें हैं, एंट्रैप ड्रग भी है, अनएंट्रैप ड्रग भी है। तो अनएंट्रैप ड्रग को आप डायलिसिस के थ्रू सेपरेट कर लोगे, बचा क्या, एंट्रैप ड्रग बचा। पर आपको ये नहीं पता ना कि कितना है वो, तो उसकी अमाउंट भी तो पहले निकालनी पड़ेगी। तो वो अमाउंट आप कैसे निकालोगे, वेसिकल डिस्ट्रप्शन कराओगे, प्रोपेनॉल या ट्रिटॉन जो भी अवेलेबल होगा उसको यूज करके। उसके बाद उस सोल्यूशन को एनालाइज करोगे, ड्रग का एसे करोगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। उस अमाउंट को आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू अमाउंट इंट्रैप्ड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100, और उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको फर्दर इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला लगा के और ये पूरी प्रोसीजर फॉलो करके आप क्या निकाल सकते हो, आप अपने ड्रग इंट्रैप्ड एंड इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं बायलेयर फॉर्मेशन पे। अब क्या होता है, नियोसोम्स में बायलेयर्स फॉर्म होते हैं, तो अब मुझे ये चेक भी तो करना पड़ेगा कि वो फॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये हम किससे फॉर्म करते हैं, ये हम किससे चेक करते हैं, एक्स क्रॉस फॉर्मेशन अंडर लाइट पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी। आपकी जो लाइट पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी है, आप उससे ये चेक करते हो। यहाँ पे यही लिखा है, असेंबली ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स टू फॉर्म अ बायलेयर वेसिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्स क्रॉस फॉर्मेशन अंडर लाइट पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी। जब आप उसको लाइट पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी में रखोगे अपने डिस्पर्जन को, तो वो एक एक्स क्रॉस फॉर्मेशंस दिखाएगा। तो अगर उसने ये फॉर्मेशंस दिखाई, मतलब कि क्या, नियोसोम्स आपके बन गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर ऑफ लेमिले की, उसके लेमिले का नंबर क्या है। नंबर ऑफ लेमिले में बेटा, दिस इज डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग NMR या फिर न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्मॉल एंगल एक्सरे स्कैटरिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आप इसको NMR से, एक्सरे स्कैटरिंग से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से डिटर्मिन कर सकते हो। मेम्ब्रेन रिजिडिटी भी तो देखनी पड़ेगी, तो वो किससे आप मेजर करोगे, बाय मीन्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ फ्लोरेसेंस प्रोब एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हम क्या यूज करेंगे, फ्लोरेसेंस प्रोब। ठीक है, नाउ स्टेबिलिटी भी चेक करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनती है तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है कि भाई वो स्टेबल हो, अगर स्टेबल नहीं है तो बनाने का क्या ही फ़ायदा हुआ। तो द स्टेबिलिटी ऑफ नियोसोम्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय डिटरमाइनिंग मीन वेसिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड entrapment efficiency over several month storage periods at different temperatures। आप क्या करते हो ना, आपकी जो भी फॉर्मुलेशन बनी है आप उसको ना थोड़े टाइम के लिए अलग अलग स्टोरेज पीरियड्स पे रखते हो। जैसे आपने कुछ मंथ्स ले लिए, स्टोरेज पीरियड आपने अलग अलग रखा, उसके बाद आप क्या करोगे, ड्यूरिंग स्टोरेज द नियोसोम्स आर सैंपल्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड द परसेंटेज ऑफ ड्रग विच इज रिटेन्ड इनटू द नियोसोम्स इज एनालाइज्ड बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और HPLC मेथड्स। आप क्या करोगे, इसमें आपने नियोसोम्स अपने अलग अलग टेम्परेचर पे रखे और फिर उनको आपने सैंपल किया रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे,
तो वो परसेंटेज ऑफ ड्रग जो नियोजोम में रहती है उसको आप यूवी HPLC मेथड से डिटर्मिन कर लोगे। तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी को डिटर्मिन करते हो। कैसे डिटर्मिन करते हो? आप इसमें इसका मीन वेसिकल साइज, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, ये सब चीजें देखते हो और आप हर एक अलग अलग मंथ पे इसको अलग अलग स्टोरेज पीरियड पे रखते हो। तो आप ये देखना चाह रहे हो बेसिकली कि जब मैंने इसको अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड की तो ये कितनी स्टेबल रही, इसका पार्टिकल साइज कैसा रहा, इसकी इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी कैसी रही, ये चीज आप बेसिकली देख रहे हो। ठीक है, अब हम आते हैं इन विट्रो रिलीज स्टडी और इन वीवो रिलीज स्टडी पे। तो देखो इन दोनों का जो एक मोटा मोटा डिफरेंस है वो ये है, इन विट्रो में आप एनिमल्स यूज नहीं करते, वेयर एज इन वीवो में आप एनिमल्स यूज करते हो। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को समझते हैं। मेम्ब्रेन बताया है, तो उसमें आप क्या करोगे ना, आपका डायलिसिस मेम्ब्रेन ऐसा दिखता है, देखो मैंने इमेज लगा दी है, बिल्कुल ऐसा टेप जैसा दिखता है। इसको आप पहले वॉश करते हो, फिर डिस्टिल्ड वाटर में सोक कर देते हो। उससे क्या होता है ना, ये स्वेल हो जाता है, ऐसे फूल जाता है। अब जब ये फूल गया, इसमें जगह बन गई, हम अपनी सस्पेंशन को इसके अंदर डालते हैं और सील कर देते हैं। इस असेंबली को फिर आप एक बफर सोल्यूशन में रखते हो, बीकर में बफर ले लिया, उसमें रख दिया और इसकी कांस्टेंट शेकिंग कराई और फिर एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स पे आपने इसके सैंपल्स निकाल के एनालाइज कर लिए। ठीक है, तो इन विट्रो रिलीज स्टडी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस ट्यूबिंग। अ डायलिसिस sac is washed and soaked in distilled water. The vesicle suspension is pipetted into a bag made up of the tubing and sealed. The bag containing the vesicle is then placed in 200 ml buffer solution in a 250 ml beaker with constant shaking at 25 degrees Celsius or 37 degrees Celsius. At various time intervals, the buffer is analyzed for the drug content by an appropriate assay method. तो ये बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आपने इसमें डायलिसिस मेम्ब्रेन लिया, उसको सील किया वेसिकल भरने के बाद, अपनी डिस्पोजन भरने के बाद, और इस असेंबली को बफर सोल्यूशन में डाला जो कि बीकर में थी, उसको शेक कराया, कांस्टेंट शेकिंग होनी चाहिए, और सैंपल्स को एनालाइज कर लिया। तो इससे आप इन विट्रो ड्रग रिलीज देख लोगे कि आपके नियोसोम से कितनी ड्रग रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं इन विवो रिलीज स्टडी पे। एल्बाइनो रैट्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस स्टडी। आप कोई भी मतलब विस्टार एल्बाइनो कोई भी ले सकते हो। दीज रैट्स आर देन सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। Neosome suspension used for in vivo study is administered by appropriate route of administration. Say for instance, for intravenous route, it is to be injected through tail vein using appropriate disposal syringe. तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन वीवो में मैं एनिमल्स लूंगी, अल्बाइनो या विस्टार जो भी मैंने लिया, और फिर मैं अपनी नियोजोम को कैसे मतलब मेरे को रैट्स के अंदर एडमिनिस्टर कराना है, तो ओरली करा सकते हो, पेरेंट्रली करा सकते हो, कैसे भी जो आपको ठीक लगे वैसे करा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इंट्राविनस रूट का। अगर इंट्राविनस रूट होगा तो वो आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा थ्रू दी टेल यूजिंग डिस्पोजेबल सिरिंज, और उसके बाद फिर सैंपल्स वगैरह एनालाइज हो जाते हैं। तो ये आपकी इवैल्यूएशन के बारे में था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद अब इसका एक टॉपिक बचता है एप्लीकेशंस, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर और इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए।